नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, हलचल काफी तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अब नई उभर कर पार्टी जो सामने आई है, आम आदमी पार्टी, जो अब नई तो कहीं से नहीं रही क्योंकि जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है। किसी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी की आज तीसरी सूची प्रत्याशियों की घोषित हो गई है। आम आदमी पार्टी दुगने जोश के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि आम आदमी पार्टी की जो डगर है गुजरात में कितनी मुश्किल रहेगी, क्योंकि 25 सालों से एक हत्था शासन यहाँ भारतीय जनता पार्टी चला रही है और जनता भी है कहीं ना कहीं काफी खुश है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जनता को जो भी दिक्कतें हैं उस पर पॉइंट आउट कर रही है कि ये जो समस्या है वो तो आपको दिख ही नहीं रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे सफल होगी, क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने में आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब रहेगी, उस पर आज चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री मनोज सोरठिया। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनोज सोरठिया नाम अब काफी चर्चा में है क्योंकि पिछले सप्ताह ही उन पर कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया था और तब से पूरे देश में मनोज सोरठिया का नाम आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आया है। गुजरात में काफी वक्त से काम कर रहे हैं और प्रदेश महामंत्री के रूप में आम आदमी पार्टी को आगे ले जा रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले थोड़ा सा ऑफबिट सवाल पूछती हूँ, राजनीति में कैसे आना हुआ, क्या है पॉलिटिकल बैकग्राउंड मनोज सोरठिया का, क्योंकि अब तो आप चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इस ऐसे में गुजरात की जनता जरूर जानना चाहेगी कि मनोज सोरठिया आखिर है कौन, कहां से आए हैं, कहां से शुरुआत हुई और कहां से यहां तक पहुंचे। अच्छा सवाल है और पिछले 10 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे भी नहीं पता कि कब और कैसे ये लगा कि राजनीति में जाना चाहिए। मैं एक व्यापारी हूँ, प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ और मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। मगर जब अन्ना आंदोलन पूरे देश के अंदर छाया हुआ था और एक डिमांड थी कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, उसी जो पूरा एक माहौल था उसमें ऐसा लगा कि नहीं, वाकई इस देश के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैंने भी कई ऐसे मुकाम देखे हैं कि जहाँ पे बिना पैसों के आपका काम नहीं हो सकता। तो तब से मैं एक आंदोलन के साथ जुड़ा। आंदोलन के बाद अरविंद जी के साथ नज़दीक से काम करने का मौका मिला और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और पार्टी ने तय किया, लोगों ने तय किया, आईएसी ने, कि पार्टी बनाते हैं, तो मैं पहला था गुजरात के। मैंने भी कहा कि हाँ, बनानी चाहिए और फिर हम लोग जो है यहाँ गुजरात के अंदर जितनी भी एक छोटी टीम थी उस टीम के साथ मिलके काम करना शुरू किया। मगर सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन था वो इंस्पिरेशन ये था कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और इसीलिए आज भी हर रोज़ ये एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल जिस तरीके से हम वो पूरे देश के अंदर अरविंद जी का जो मॉडल था, उन्होंने जो सपने सजाए थे देश के लिए, वो जैसे जैसे प्रूव होते जा रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया और देश उसको स्वीकार करती जा रही है, बड़ा खुशी होती है और आनंद लगता है कि भाई हाँ, चलो सही रास्ते पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। मनोज जी, राजनीति अब फुल टाइम जॉब होता जा रहा है। पहले ऐसा होता था कि शाम को पार्टी मीटिंग हुई और अटेंड की और आप कहीं ना कहीं नेता बनते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राजनीति जो है कहीं ना कहीं फुल टाइम जॉब हो गया है। दिन भर प्रचार प्रसार ये वो कार्यक्रम होते हैं, उसमें बिजनेस और परिवार कहाँ पीछे छूट रहा है? बिल्कुल, राजनीति अभी टेक्निकल विषय हो गया है पूरा। इसके अंदर आप ऐसे जैसे पहले चल जाता था इस तरीके का नहीं है, ना ही तो कोई चमत्कार होता है कभी और चमत्कार होते कोई नेता बन जाता है, ऐसा नहीं है। मैं परिवार का पूरा सपोर्ट है। परिवार में मेरे फैमिली, दोनों भाई जो है वो मेरा पूरा जो कारोबार है वो संभालते हैं और फुल टाइम घर से मुझे पूरा सपोर्ट है। और सबका ये कहना है कि भाई आपको जो अच्छा लगता है, आप जो करना चाहते हो वो करो, और इसीलिए आज जो है फुल टाइम पार्टी को दे रहे हैं और पार्टी की सारी जितनी भी प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर बढ़ चढ़ के उनको सही अंजाम तक पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर रहती है और वो आज तक मैं निभाता आया हूँ। ये सवाल मैंने गुजरात की जनता के लिए आपसे पूछे हैं कि वो मनोज सोरठिया कौन है वो जान सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्ना आंदोलन की आपने बात कही और अन्ना जी पिछले सप्ताह खुद काफी चर्चा में रहे क्योंकि उन्होंने दिल्ली की शराब नीति पर सवाल उठाए थे। क्या कहना चाहेंगे? अन्ना आंदोलन से ही उभरी हुई पार्टी और अन्ना जी आज आपकी पार्टी की विचारधारा के साथ सहमत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मगर मुझे जो जहाँ तक मेरा आकलन है, भारतीय जनता पार्टी जो है अन्ना के कंधे पे बंदूक रख के फोड़ रही है। वो उनको
एक टारगेट बना। क्या आपको लगता है कि अन्ना जी भारतीय जनता पार्टी का मोहरा बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी? मेरा जो कहने का मतलब है ये है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे बंदूक रख के ये जो काम है वो कर रही है। पहली बात तो ये है, दो चीजें हैं इसमें। अन्ना ने जो शराब ये जो आबकारी नीति है उसके बारे में जो सवाल पूछे हैं या फिर जो पूरी चर्चा है, उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये सामने आई जब भी अरविंद जी ने और मनीष जी के घर पे सीबीआई की रेड हुई। ये सारा मामला जब सामने आया तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ है, कोई ऐसी चीज या फिर लूट मची हो या भ्रष्टाचार हुआ हो, वो आज तक ना तो सीबीआई तय कर पाई है, ना भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता चैनलों पे गए उनके पास भी कोई ठोस ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको लेके वो लोग हम पे ये आरोप जो है उसको प्रूव कर सके। पहली बात। दूसरी बात है कि आज जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, हमारी 10 साल पहले इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहली मांग ये थी कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करें। भ्रष्टाचार खत्म होते ही जितने भी नेता है जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाते हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो, इसके लिए एक आंदोलन हुआ था। आज मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि देश की एकलौती पार्टी है, एकलौती आम आदमी पार्टी है जिन्होंने भ्रष्टाचार को जीरो किया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है। और जो वायदे देश की जनता को किए थे कि अगर भ्रष्टाचार खत्म होता है तो देश का विकास हो सकता है, देश के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल बन सकती है, अच्छे अस्पताल बन सकते हैं, और उस दिशा में किसी एक पार्टी ने अगर काम किया हो तो वो आम आदमी पार्टी ने किया है। और इसी आंदोलन के बाद दो बड़ी पार्टी उभर के आई थी। एक पार्टी उभर पे आई थी आम आदमी पार्टी, जिन्होंने सिर्फ दिल्ली के अंदर एक छोटा सा राज्य मिला था। दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश मिला, पूर्ण बहुमत के साथ देश मिला, और उन्होंने भी यही वायदे किए थे। उस आंदोलन की जो डिमांड थी, उस आंदोलन की डिमांड थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत था, उस आंदोलन की डिमांड थी महंगाई पे जो सकंजा कसना था, सारी चीजें थी। आज हम देखें कि इस दोनों पार्टियों का अगर कंपैरिजन करें, भले ही छोटे राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी को मौका मिला मगर उन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा देश मिला। फिर भी आज हम जो है पूरी गुजरात की जनता या पूरे देश की जनता इस बात को मानते हैं कि हाँ, इस 7-8 साल के अंदर जब भी भारतीय जनता पार्टी को हमने पूरे देश की कमान दी, मोदी जी को पूरे देश की कमान दी, उसके बाद जो होने चाहिए थे वायदे, जो पूरे होने चाहिए थे, या जनता के जो आम ज़रूरियतें हैं वो पूरी होनी चाहिए थी, या फिर इस देश के अंदर काला धन आना चाहिए था, या डॉलर जो था उसके सामने रुपये मजबूत होने चाहिए था, या फिर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए था, इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो ये साफ बात है कि अन्ना जी का क्यों उपयोग किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को क्यों रोका जा रहा है। अगर इस देश के अंदर बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी स्कूल बन रही है और अगर कोई शिक्षा मंत्री बना रहा है, तो मुझे लग रहा है इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है, और इनको रोकने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि इस देश का भविष्य जो है वो अरविंद केजरीवाल के रूप में इस देश देख रहा है, और अरविंद केजरीवाल को रोकना ही एकमात्र लक्ष्य जो है आज भारतीय जनता पार्टी का रहा है, वरना इनकी सत्ता जो है वो बचने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन पिछले थोड़े दिन पहले ही हमने देखा कि एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के ऊपर स्टिंग करने की एक तो जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहला सवाल मेरा ये। और स्टिंग ऑपरेशन में जो सामने आया उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, आपके दूसरा सवाल का जवाब मैं दूंगा। स्टिंग ऑपरेशन में कुछ भी सामने नहीं आया। स्टिंग ऑपरेशन का पूरा वर्डिंग आप देख लेंगे, सारी चीजें देख लेंगे, उसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जिसके ऊपर सवाल उठाया जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये स्टिंग ऑपरेशन करना या सीबीआई की रेड करवाना या ईडी को भेजना या गोपाल इटालिया के ऊपर अलग अलग थानों के अंदर एफआरआई करना या मनोज सुरठिया के ऊपर जानलेवा हमला कर देना, ये सारी चीजें अगर आप जोड़ लो तो आपको एक बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अगर गुजरात की जनता, देश की जनता के अंदर इस पार्टी का, अरविंद केजरीवाल की छवि का बड़े जोर शोर से चर्चा है और स्वीकार कर रहे हैं, तो इनके लिए रोकना, आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि उनको बदनाम किया जाए, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के दाग लगाए जाए, ये कहा जाए कि ये पार्टी भी हमारे जैसी ही है, और इसीलिए जो रोकने की कोशिश हो रही है। आपने ये भी जोड़ना पड़ेगा, देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर धारासभ्यों को खरीदने के लिए भी पैसा ऑफर किया गया। दिल्ली के अंदर भी 800 करोड़ जितना फंड जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कहीं खजाना में रखा है, वो खरीदने के लिए वो लोग पूरे बाजार के अंदर घूम रहे हैं।
तो ये देश के अंदर दो एक चित्र जो है अलग अलग हमारे सामने प्रस्तुत है। एक तरफ है अरविंद केजरीवाल का मॉडल, जो अरविंद केजरीवाल लोगों की भविष्य के लिए काम करता है, लोगों की जो आमदनी है उसके लिए काम करता है, बेरोजगारी को रोजगार दिलाता है और बच्चों के लिए अच्छी स्कूल देता है। हमारे घर के अंदर अगर जरूरत पड़ी, अगर कोई बीमार हुआ तो उसके लिए फ्री और मुफ्त के अंदर पूरी जो सारवार है वो देता है। और दूसरी तरफ है कि यही पैसा, हमारे ही पसीने का पैसा है, वो जो है भ्रष्टाचार से अपने तिजोरी में भरा जाता है और उसके बाद उससे धारासभ्य और सांसद सभ्य खरीदे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दो चीज़ जो है, दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग नेता हैं, उनकी जो काम करने की शैली है उसको पूरा देश जो है वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। और आने वाले दिनों के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा हथियार नहीं बचेगा कि वो अरविंद केजरीवाल को रोका जा सके और इस देश की जनता को अरविंद केजरीवाल से जुड़ने से रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल को रोकना मुश्किल है ये कहना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का कहना था कि ये अर्बन नक्सलियों का गिरोह है और किराए के टट्टुओं से गुजरात में प्रचार हो रहा है। किसकी ओर इशारा था ये? ऑब्वियस है, ये तो बार बार आम आदमी पार्टी को टारगेट करते हैं। मगर मेरा ये कहना है CR पाटिल साहब से कि 27 साल से आपकी सरकार है, यहाँ प्रधान से, गांव के प्रधान से लेके देश के प्रधान तक आपके पास पूरी सत्ता है। अगर आपने 27 साल के अंदर कुछ काम किए हैं तो मुझे लग रहा है कि आपकी सभाओं में आप वो काम जनता को गिनाओ। आप अपनी सभाओं के अंदर उस चीज़ को रखो कि हमने गुजरात के अंदर इतने काम किए और आने वाले फ्यूचर के लिए हमने आपके लिए ये बनाया है और ये बनाने वाले हैं, ना कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को आप गालियां देते घूम रहे हो। आपको ये शोभा लेकिन आम आदमी पार्टी भी यही करी है। गोपाल इटालिया जी ने पिछले दिनों ही अर्जुन और कृष्ण वाला जो किस्सा बयान किया था, अपनी बात के अंदर उन्होंने, गोपाल इटालिया जी की जबान जो है बार बार फिसल जाती है। नहीं, बार बार फिसलती ऐसा नहीं है। उन्होंने खुद ने कहा कि अपनी बात के अंदर उसने जो उसका प्रास है वो मिलने में उनको थोड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, मीडिया के सामने एक्सेप्ट किया कि अगर ऐसा कुछ गलत मतलब निकल के आता है तो मैं माफी चाहता हूँ। बड़ी बात तो ये है कि जैसे CR पाटिल साहब को वो बुटलेगर कहते हैं, तो वो तो ऑब्वियस बात है ना, वो पुलिस स्टेशन के अंदर रिकॉर्ड में है, वहाँ पुलिस से और कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड में है कि भाई ये जो आदमी है वो पहले जो उनका काम ये था, तो उसने गलत क्या कह दिया। अगर उसने गलत एक कहा होता कि भाई उसके ऊपर कोई FRI ना होती। CR पाटिल के ऊपर 108 FRI है, 108 FRI कम नहीं होती। कोई क्रिमिनल, कोई आम आदमी, हमारे जैसे आम आदमियों के ऊपर तो इतनी FRI नहीं होती, कैसे हो गई ये FRI। तो अगर ये बात, अगर मेरा और हम सबका ये मानना है कि गुजरात के अंदर क्या आपको कोई ऐसा सज्जन आदमी, भारतीय जनता पार्टी में हजारों लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में हजारों सज्जन और सनिष्ठ लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, क्या उनमें से कोई नहीं मिला कि जिनके ऊपर 108 FRI है उनको आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो ये सवाल जनता का सवाल है, ये सवाल पूरी आवाम का सवाल है जो बार बार उठता है। और जनता की आवाज़ हमेशा जो होती है वो प्रतिनिधि जो के रूप में उभर के आती है, विरोध पक्ष के रूप में उभर के आती है। तो हम अगर कहते हैं तो उसमें मुझे लग रहा है कोई गलत बात नहीं है। एक बात जो आप CR पाटिल साहब यहाँ बड़ौदा आए थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी को भाड़े के टट्टू जैसा कहा कि भाड़े के टट्टुओं से प्रचार हो रहा है, तो आज ही उन्हीं के कुछ लोग जो है मीडिया के सामने अपने वहाँ पे जो आई थी भीड़, उसको 500 रुपये देते हुए पकड़े गए। ये बहुत बड़ी बात है कि ये पैसा कहाँ से आता है। एक तरफ ये कहते हैं कि जनता को जो सुविधाएं मिल रही है वो रेवड़ी है, दूसरी तरफ वो अपनी सभाओं के अंदर करोड़ों का खर्च करते हैं। लोग जो यहाँ वहाँ आते हैं उनको पैसा देते हैं, 500 रुपया पर हर रोज का, मतलब एक सभा के अंदर आने का 500 रुपया देते हैं। पैसा कहाँ से आया? ये पैसा गुजरात की जनता का पैसा है। ये पैसा जो है वो हमने पसीने की कमाई का पैसा है, टैक्स भरा है उसका पैसा है। इन लोगों ने भ्रष्टाचार में वो पैसा अपने घर पे किया है और इससे ही वो सत्ता में आते हैं, इसी से वो इलेक्शन के प्रचार कर रहे हैं और इसी से। तो हमारा ये कहना है कि जो जनता के अधिकार है उसको रेवड़ी कह के उसका मजाक उड़ाया जाता है और खुद के नेता के पास जो सुविधाएं हैं, खुद के नेता जो करोड़ों कमा रहे हैं और उससे वो चुनाव प्रचार के लिए 500 रुपये लोगों में बांट रहे हैं, क्या ये रेवड़ी नहीं है? सही मायने में तो ये रेवड़ी है कि जो वो लोगों को पैसा दे रहे हैं, लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता ने पूरी तरीके से पूरी भाजपा की साइकोलॉजी को समझा है और इसीलिए गुजरात में आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, एक भी विधायक नहीं है आज हमारा गुजरात के अंदर, फिर भी हमें गालियां देनी पड़ रही है। उनकी किसी भी भाषण के अंदर कांग्रेस नहीं होती। कांग्रेस और भाजपा हमेशा अपनी अपनी आपस में गाली गलौज की राजनीति करते आए हैं, मगर पहली बार मुद्दे की राजनीति लेके आम आदमी पार्टी आई है। मुद्दे पे आने के लिए मजबूर हमने किया है और हम बार बार कहते हैं कि 27 साल के काम गिनाओ और वोट लेके जाओ। मुद्दे की राजनीति की बात हो रही है और मुद्दे कई सारे उठाए गए हैं। शिक्षा का मुद्दा उठाया गया है, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाए गए हैं और
ये बात जाहिर है कि गुजरात में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के स्तर जो है कहीं ना कहीं कमजोर है। हमें बार बार सवाल उठाने पड़ते हैं इस पर। सड़कें, गटर, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर काम होना बाकी है, काम नहीं हुए हैं, और जिसे लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष तो देखने मिलता है। लेकिन ये रोष जो है जब चुनाव के परिणाम आते हैं तब कहीं देखने नहीं मिलता है। तब झोली भर भर वोट भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में मिलते हैं। और क्या इस बार वो झोली भर भर वोट जो हैं वो आम आदमी पार्टी की ओर जाएंगे? कांग्रेस पार्टी को कितना असर होगा, ये सारी बात तो होगी ही। लेकिन जानलेवा हमला हुआ था पिछले दिनों मनोज सोरठिया जी पर। मनोज जी, हमला, और आपका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा करवाया गया। जरूरत क्या पड़ती है ऐसी भारतीय जनता पार्टी को? वो तो सत्ता पर है और सत्ता पर शायद आने भी वाली है। वो तो जनता जानती है सत्ता पे कौन आएगा, मगर जो पूरा वाकया हुआ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गुजरात और देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि वाकया एक्चुअल हुआ क्या। हमने सूरत के अंदर हमारे कुछ एरिया के अंदर अच्छे खासी पकड़ है, हमारे वहाँ पे काफ़ी अच्छे वोटर है और पूरा बेस है, वहाँ हमारे काउंसलर भी चुन के आए हैं। उस एरिया के एक स्पॉट पे हमने गणेश उत्सव, क्योंकि गणपति गुजरात का बहुत बड़ा उत्सव है, बड़ौदा में, सूरत में और पूरे गुजरात के अंदर धामधूम से मनाया जाता है। हमारे कुछ साथी कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे गणेश पंडाल के लिए परमिशन लेके, बाकायदा एसएमसी से पुलिस परमिशन और गणेश समिति से परमिशन लेके एक अच्छा सा पंडाल डाल के वहाँ पे गणपति उत्सव का काम, मतलब पूरा कार्यक्रम जो था उसका आयोजन चल रहा था। मुझे कार्यकर्ताओं का फोन आया कि आप आइए और इंस्पेक्शन करके जाइए, कुछ चीज़ें हमने करी है, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमें अप्रूवल दे दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े। दूसरे दिन गणेश चतुर्थी थी, गणपति बापा की स्थापना करनी थी, महाआरती होने वाली थी और उस दिन से गणपति महोत्सव जो शुरुआत होने वाली थी। मैं जैसे ही वहाँ गया, मैं पूरा इंस्पेक्शन कर रहा था आसपास के एरिया में, मतलब हमारा जो पंडाल था उसके पीछे के पार्ट में मैं जब गया तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग जो थे वो अपने हाथों में डंडा और सारा सामान लेके खड़े थे। क्यों? क्योंकि उससे पहले भी उन लोगों ने एसएमसी को भेजा, बोला कि ये परमिशन दिखाओ वरना यहाँ से हटो करके। एसएमसी वाले आए उसको रोकने के लिए, फिर फायर सेफ्टी में से लोगों को भेजा, फिर उसके बाद पुलिस वालों को भेजा और कहा कि इसको हटाओ, मगर हमारे पास सारी परमिशन थी, कार्यकर्ता थे, ये लोग उनके सामने झुके नहीं। फिर उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उन लोगों को मार धमका के वहाँ से भगाया जाए। जैसे मैं चला गया तो उनको लग गया कि भाई अगर इसको हमने भगा दिया यहाँ से, इसके ऊपर अगर हमला कर दिया तो सब डर जाएंगे और डरने के बाद ये जो पंडाल है ये यहाँ पे कार्यक्रम नहीं करेंगे। और उसी टारगेट के साथ उन लोगों ने मुझ पे हमला किया। हमने बड़ी कोशिश करी उनको शांत रखने की, वो गालियाँ गलौज कर रहे थे। हमने वहाँ से फिर भी उनसे एकदम से हम लोग चले गए कि चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं करना है वहाँ जाके, मगर फिर भी पीछे से उन लोगों ने आके मेरे सर पे हमला किया और करीबन 7-8 स्टिच सर पे आए हैं। ये तो आप सबका प्यार और मेरे पूर्वजों का जो पुण्य था कि जिसकी वजह से मैं बच गया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और बच गया, क्योंकि भगवान का काम करने हम लोग वहाँ जा रहे थे, काम कर रहे थे। तो ये पूरा वाकया हुआ। इससे आप मुझे बताइए कि अगर उस एफआरआई के अंदर वहाँ उपस्थित आदमी जिसका नाम है और वो इस विधानसभा का इंचार्ज है, तो क्या वो भाजपा का नहीं है? क्या वहाँ 50 मीटर दूर धारासभ्य खुद वहाँ के 2 एमएलए भाजपा के सामने खड़े हैं, उसका खुद के जो पूरा जो टोला है, मतलब लोगों का जो झुंड है, उनको वो आगे भेजते हैं, पीछे रह के वो खड़े रहते हैं। तो क्या वो ये आरोप लगाना या आरोप होगा? ये सच है ये कि भाई ये लोग जो है भाजपा के लोग हैं। तो ये पूरी वाकया, इसलिए मैंने आपको बताया कि हुआ क्या। हर कोई पूछता है कि क्या हुआ है, और ये जो हुआ उससे एक बड़ा संदेश गुजरात की जनता को, देश की जनता को गया है। मुझे लग रहा है कि गुजरात के अंदर हिंसा का कभी भी कोई स्थान नहीं रहा। हम लोग जो है वो एकदम सीधे साधे लोग होते हैं। झगड़े होते हैं तो उसको भी हम लोग, हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, कजियानु मुँह काड़ू करके, मतलब जो झगड़ा होता है उसका हम मुंह देखते भी नहीं, हम वहाँ पे खड़े भी नहीं रहते। वैसे ही हालात के अंदर गुजरात में भाजपा ने अपनी सत्ता के जाने के डर से फिर से वापस सत्ता में आने के लिए लोगों को डराना, धमकाना, गुंडागर्दी करना, ये सारा जो है वो जितने भी हथियार उनके पास है वो यूज़ कर रहे हैं। और इस बार जो ये हमला हुआ उससे पूरी गुजरात की जनता ने पूरा सपोर्ट किया है। सबने कहा कि ये गलत हो रहा है, गुजरात में ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। गुजरात में खास करके सूरत में हमारे वहाँ के सारे सामाजिक अग्रणी हैं, कई एनजीओज हैं, कई समाज के अलग अलग तबके के लोग हैं। सब ने ये सहानुभूति मेरे घर आके, अस्पताल आके बताई कि भाई हम लोग आपके साथ हैं और इस तरीके की राजनीति हम जो है वो गुजरात के अंदर सहन नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता जो है इस हमले का जवाब जो है ज़रूर देगी और इस आने वाले चुनाव में आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा।
मनोज जी, आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी उसी राजनीति की राह पर चल रही है। उस पूरे हमले को प्रोजेक्ट किया गया, दूसरे दिन नेता लगातार आपको अस्पताल में मिलने पहुंचे, आपकी जो खून वाली तस्वीरें थे उसे प्रोजेक्ट किया गया, पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी। कहीं ना कहीं आपने इस पूरे माजरे को भुनाने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके घर में आपके कोई छोटे बेटे हैं या कोई भाई हैं या बहन है, उसके ऊपर कोई हमला होता है और वो तो क्या उसकी तस्वीरें पोस्टर लगाकर छपती हैं? मेरी अपनी बात को खत्म कर लूं। क्या अगर उस परिवार का कोई सदस्य उसको मिलने के लिए आता है और परिवार का सदस्य उसके साथ खड़ा रहता है और इस पूरे, क्योंकि ये अन्याय फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करता है। मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो ये जो सारे नेता आए हैं, अरविंद जी खुद आए हैं, हमारे राज्यसभा के 2 MP आए मिलने के लिए, गुजरात की सारी जो हमारी प्रदेश की टीम है, सब लोग मिलने के लिए आए। इसलिए आए क्योंकि हम अन्याय के सामने लड़ रहे हैं। हम लोग जो है, हमारे पास कोई और दूसरा इस पूरे अंधकारमय जो रास्ता है उसके अंदर कोई आशा की किरण नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथी है, हम लोग एक दूसरे के सहकार में साथ में चलने वाले लोग हैं और एक दूसरे के साथ इस गंभीर संकट का जब समय होता है तो साथ में खड़ा रहना ही मानवता होती है। हम भाजपा के जैसे लोग नहीं हैं कि अपने साथी को कहीं पे भी कटे मरे उसकी कोई परवाह ना करे, वैसे लोग हम नहीं हैं। हमारी यहाँ पे हम एकदम संवेदनशील लोग हैं और आम इंसान हैं। हम आम इंसानों जैसे एक दूसरे के साथ अपनी लागनी जो होती है उसको शेयर करते हैं। बात रही कि उस दिन जो पूरा वाकया हुआ, उस दिन इतना गंभीर पूरा हवा बनी, इतनी गंभीरता थी क्योंकि 150 से 200 लोग थे। सबने देखा, ये मारते हुए देखा, सबने वहां से रोकने की कोशिश करी, मुझ पे हमला करने वाले लोगों को भी रोकने की कोशिश करी और वहां पे खड़े हजारों लोग थे। कभी कभी ऐसी घटनाएं बनती है कि वहां पे खड़े हुए लोग जो है वो उसके फुटेज और वहां पे जो गणगणती है उसको वायरल हो जाती है। तो जैसे ही ये सारी फोटोज वायरल हुई तो सबने सहानुभूति दिखाई। इसमें आम आदमी पार्टी ने इसका प्रचार किया, बढ़ चढ़ के प्रचार किया। मुझे लग रहा है ये तो गलत बात है। अगर कोई चीज, अगर आज टेक्नोलॉजी का पूरा समय है और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई चीज अगर पूरे देश में फैल जाती है तो क्या इसमें आम आदमी पार्टी का क्या हाथ हो सकता है? आपने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन पूरे देश के अंदर दिखाया गया। क्या आम आदमी पार्टी ने दिखाया? ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें जो हुई पूरे गुजरात के अंदर, ये फोटोज वायरल हुए क्योंकि वो हकीकत थी, वो कोई ड्रामा नहीं था और सबने देखा वहाँ पे जो भी हुआ और सबने अपनी सहानुभूति दिखाई और पूरे गुजरात के अंदर, पूरे देश के अंदर ये जो फुटेज और जो थी वो वायरल हुई। पूरा माथा मेरा फटा हुआ था और वो पूरा जब वहाँ पे डॉक्टर्स आए थे उनको भी आधा घंटा लगा कि इसको किस तरीके से जोड़ा जाए इसको, और सारी टीम वहाँ पे काम पे लगी। मैं करीबन 11 बजे के आसपास अस्पताल में दाखिल हुआ था और सुबह 2 बजे तक और मुझे वहाँ से फ्री करके रूम के अंदर वो ले जाया गया और करीबन 1.5 दिन तक मेरी जो हालत थी वो अपने बिस्तर से खड़े होने की भी नहीं थी। तो ये जो सारा हुआ है उसमें मुझे लग रहा है कि इसमें कोई आम आदमी पार्टी ने कोई उसका यूज़ कर लिया हो या फिर मिसयूज़ किया हो, ऐसा नहीं है। ये सारी नेचुरल चीज़ें थी और मैं गर्व करता हूँ अपने साथियों पे, मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पे, मैं गर्व करता हूँ मेरे राष्ट्रीय आदर्श अरविंद केजरीवाल पे कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर हुए हमले में हमारे साथ खड़े रहे और इससे पूरे देश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे देश की आम जनता को बड़ा हौसला अफजाई हुई है। उनको भी ये लगा है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये जो है ये अपने आप में अब सबको मजबूत करने वाला काम है और इसके लिए मैं हमेशा से गर्व महसूस करता रहूँगा और आभारी रहूँगा। बात कही आपने आम आदमी पार्टी के सहयोगियों की, तो एक मसला ज़रूर मेरे जहन में आ रहा है। वडोदरा शहर में आप ज़रूर घूमे होंगे। वडोदरा शहर में आम आदमी पार्टी में जो नेता जुड़े हैं उन्होंने केजरीवाल के साथ बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हैं और यहाँ पर स्थानीय नेताओं का कोई वजूद देखने नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ एक पूरा डेकोरम होता है। वो आम आदमी पार्टी, वडोदरा की अगर मैं बात करूँ, गुजरात की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं नदारद दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। स्थानीय नेता जो है हमेशा नजरअंदाज हो रहे हैं। चाहे मैं गोपाल इटालिया जी की बात करूं या अलग अलग शहरों के अध्यक्ष की बात करूं, हमेशा कहीं ना कहीं आंतरिक कलह जो है पोस्टर के जरिए वडोदरा शहर देख रहा है। देखिए, जब कोई बड़ा लीडर होता है या बड़ा कैरिस्मेटिक फेस होता है, चाहे वो मोदी जी भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आज अगर गुजरात के अंदर किसी डायस के अंदर मोदी जी खड़े हैं तो उसकी पूरा सबका कैमरा, सबका फोकस जो है वो मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी पे रहेगा।
पूरे देश के अंदर आज आपको देखने को मिलेगा जो कैरिस्मेटिक लीडर हैं या फिर जो पूरे कारवा को लीड करते हैं वो हमेशा से आगे रहते हैं। रही बात गुजरात के अंदर लोकल लीडरशिप की, तो मैं ये मानता हूं कि शायद कैमरे जो हैं हमारे लोकल लीडरशिप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। शायद आप ये नहीं देख रहे हैं कि उस स्टेज के ऊपर, उस डाइस के ऊपर और भी लोग हैं और भी लोग जो है वो रिकग्नाइज लोग हैं जिनको लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, आम आदमियों से बनी हुई पार्टी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक कार्य में से आए हुए लोग हैं। बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। हमारे किसी भी फादर या ग्रैंडफादर कोई भी आज तक कभी राजनीति में नहीं रहे। मेरे भी फादर कभी सरपंच का भी चुनाव नहीं जीते, मैं खुद सरपंच का चुनाव कभी नहीं लड़ा। तो ये सारी आम आदमियों की पार्टी है और यहाँ पे लोकल लीडरशिप जितना अपना योगदान दे रही है उतना उनको पब्लिक रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, पब्लिकली उनको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और दूसरी चीज़ कि जो लोग नए आ रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि बड़ौदा के अंदर पोस्टर्स लगे हैं, बैनर्स लगे हैं, तो ये अपनी खुद की भावनाएं हैं। अगर मैं पार्टी से जुड़ रहा हूं और पार्टी को मैं प्रमोट कर रहा हूं तो वो अपने आप में पार्टी की ही बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। तो यहाँ पे कभी हमारी पार्टी में कोई पार्शियलिटी नहीं हुई। ना तो हम लोग इतनी पुरानी पार्टी है कि जहाँ पे हमारे एस्टैब्लिश्ड लीडर है और उसको हमने साइड कर दिया हो। ऐसा कोई भी लीडर नहीं है कि जिसको हमने कहा कि भाई आप पार्टी में इतने सालों से हो, आप एस्टैब्लिश हो, आपके साथ जनता है और आम आदमी पार्टी में अभी दूसरे को जगह चाहिए और आपको हटाया जाए, क्योंकि नई पार्टी है। अभी मैं ये कहूँ कि कार्यकाल तो हमारा 10 साल का रहा, मगर इस पार्टी को रिकग्नाइजेशन तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल पहले मिला। 1.5 साल पहले हम सूरत में जीते, तब से हमें जो है बाहरी पार्टी कहना बंद हुआ और नई पार्टी कहना बंद हुआ। तो अभी भी हम लोग जो है वो लीडरशिप को ग्रो कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यही एक पार्टी देश के अंदर है जो नए लीडर्स को, यूथ को प्लेटफॉर्म दे रही है, उनको कह रही है कि आइए आप अपने समाज को रिप्रेजेंट करिए, आप अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करिए, आप अपने विस्तार को रिप्रेजेंट करिए। और ये जो रिप्रेजेंटेशन का जो पूरा स्पेस है वो आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया जा रहा है। और क्योंकि मैं खुद संगठन संभालता हूँ तो संगठन की बारीकाई का मुझे भी पता है और सारी भावनाएं जो कार्यकर्ताओं की वो मैं समझता हूँ। और मुझे खुशी है कि आज तक हमने जो संगठन निर्माण का काम किया और जिस छोटे से अवधि में हमने किया है, कांग्रेस को ये सालों लग जाते हैं और भाजपा को बिना रिसोर्सेस, बिना अपने आरएसएस जैसे संगठनों के सपोर्ट भाजपा भी नहीं कर पाती। मुझे गर्व है हमारे आदर्शों पे, मुझे गर्व है हमारे लीडर्स पे, मुझे गर्व है हमारे कार्यकर्ताओं पे कि इतनी छोटी अवधि के अंदर हम गुजरात के अंदर गली गली तक पहुंचे हैं। हम गुजरात के गली गली के अंदर एक आम इंसान को आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ा है और यही आम आदमी पार्टी के नेताओं की पहचान है। चलिए हम कुछ आखिरी सवाल लेंगे। गुजरात में कभी तीसरे मोर्चे का रिवाज रहा ही नहीं है। पिछले 25 सालों से तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का शासन है। कांग्रेस भी विपक्ष में कहीं इधर उधर पड़ी हुई देखने मिलती है। आपका मुकाबला जो है कांग्रेस को हटाने का है या भारतीय जनता पार्टी से सीधी सीधी आप टक्कर देने जा रहे हैं? आपकी बात सही है। तीसरे मोर्चे की जरूरत भी नहीं है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी आज गुजरात का पहला मोर्चा है। गुजरात की जनता की इस बार की जो लड़ाई है वो नेताओं के सामने जनता की है। जनता लड़ेंगे नेताओं के साथ और जनता का जो पक्ष है वो है आम आदमी। आम आदमी पार्टी जो है इस बार पूरे गुजरात के अंदर एक ऐसा विकल्प बन के उभरी है जिसमें कोई और विकल्प की जरूरत नहीं बनी है। और मैं ये मानता हूं कि कुछ समय पहले ऐसा कहा जाता था कि तीसरा पक्ष नहीं चलता। आज ये कहा जा रहा है कि टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा की है। तो अपने आप में ये सारे सवालों का जवाब है कि अभी अगर आपको ये दिख रहा है कि ये जो इस बार का चुनाव जो है वो आप और भाजपा के बीच में होने वाला है, तो मुझे ये लग रहा है कि गुजरात की जनता जो है वो आपको अपना हथियार बनाएगी, आपके झाड़ू को पकड़ेगी और गुजरात के अंदर की जो राजनीतिक गंदगी है उस गंदगी को साफ करने का काम करेगी। क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने का सपना देख रही है? सपना क्या, हर आम आदमी, हर गुजरात देश का हर आम आदमी एक सपना देखता है कि अपना देश है नंबर 1 हो जाए, हमारा देश है वो दुनिया का सबसे महान देश बने। वैसा ही हम सपना देखते हैं गुजरात की जनता के लिए। हमारा सपना है कि गुजरात के हर बच्चे को शिक्षा मिले। हमारा सपना है कि गुजरात के आपका सपना है। भारतीय जनता पार्टी ने उसे साकार करने की शुरुआत कर दी है। स्मार्ट क्लासेस बनाए जा रहे हैं। 27 साल लगे उनको।
27 साल लगे। आप उन्हें मुद्दे दे रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, क्यों? जनता का अगर फायदा हो रहा है तो हम मुद्दे के छुपा के रखे? हमें क्यों छुपा के रखना है? हमें तो जनता का भला करना है। भाजपा अगर हमारे मुद्दे पे काम कर रही है तो जीत किसकी है? हमारी जीत है। और जनता को अगर लगेगा कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, भाजपा वाले तो ये सत्ता जाने के डर से स्कूल बना रहे हैं, कल उठ के फिर से सत्ता में आएंगे, फिर से रेट बढ़ाएंगे, फिर स्कूलों को पे ध्यान देना बंद कर देंगे, फिर जो है वो जनता को लूटना शुरू करेंगे, तो जनता अगर समझेगी तो जनता हमें वोट देगी। तो मैं ये मानता हूं कि जो वो काम कर रहे हैं वो हमारी कॉपी कर रहे हैं, और अगर उसको कॉपी करनी है तो गुजरात की जनता ओरिजिनल को चुनेगी, और इस बार आम आदमी पार्टी को चुनेगी। इस बार आम आदमी पार्टी को चुनेगी। अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात आ रहे हैं, लगातार गारंटी दे रहे हैं तरह तरह की, और ये गारंटी कितनी लोगों तक पहुंचती है वो तो वोटों में जब तब्दील होगा तब पता चलेगा। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी क्या गुजरात में सरकार बनाने जा रही है? कितनी सीटों पर आप? 1000%, 1000% गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी लोगों के जहन में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है, वो जो छाप है कैसे मिटाएंगे? आज आप देखोगे गुजरात के अंदर हर तबका भारतीय जनता पार्टी के सामने आंदोलित है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे मैं आपकी बात करूं पत्रकार हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्राइवेट स्कूल वाले हो, चाहे कुछ भी हो, गुजरात के अंदर हर किसी को गुजरात की ये 27 साल की एक सरकार जब लंबे समय तक टिकती है, उनके अच्छे परिणाम कभी नहीं होते, उसका अच्छा रिजल्ट कभी नहीं आता, और उसका सबसे बड़ा जो एक उदाहरण है हमारे पास वो गुजरात है। और मैं ये मानता हूं कि इस बार जो है गुजरात की जनता के सारे तबके, सब लोग जो है वो पहले विकल्प नहीं था, कांग्रेस विकल्प के रूप में नहीं पसंद थी, कांग्रेस की राजनीति नहीं पसंद थी, कांग्रेस के नेता नहीं पसंद थे, कांग्रेस की मुद्दे नहीं पसंद थे, तो कोई विकल्प नहीं बचता था तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते थे। एक उम्मीद थी उनको भी, नरेंद्र मोदी साहब जब सीएम थे सारी जनता उनके साथ थी, जब उन्होंने पीएम बनाए तो सारी जनता ने पीएम एक उम्मीद के साथ बनाए। 2014 में जिस उम्मीद के साथ हमने नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया, उसके बाद आज 8 साल के बाद आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उस उम्मीद के अंदर लोगों को आज मायूसी महसूस हो रही है, उस उम्मीद के पीछे बहुत सारा निराशा लोगों के अंदर है। और मैं ये मानता हूं कि यही जो पूरी निराशा है, यहीं से गुजरात में आम आदमी पार्टी का रास्ता निकल रहा है। इसीलिए गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात की जनता खड़ी होगी, और जो आज तक दिखा है, आज तक आप लोगों ने भाजपा के लिए भी प्यार दिखा है, मुझे लग रहा है कि आज जैसे 500 रुपया दे के एक भीड़ इकट्ठी की गई, उसी तरीके से पैसा बहा के, बड़े चकोचांद लगा के, कार्यक्रम करके वो लोग जो है वो अपना माहौल बनाने की और बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनता नीचे से समझ चुकी है। आप बड़ौदा की गलियों में जाइए, आप बड़ौदा के अंदर मार्केटों में जाइए, और जहाँ पे जाके आप चर्चा करोगे सब कहेंगे कि इस बार बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव लाना ज़रूरी है, और आम आदमी पार्टी है वो बदलाव बन सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग इतनी कोशिश आने वाले दिनों में और करेंगे कि ये बदलाव जो है वो पक्का हो जाए और आम आदमी पार्टी को ही विकल्प के रूप में चुना जाए। आम आदमी पार्टी की बात तो हो रही है, ये तो हर कोई स्वीकार कर रहा है, ना सिर्फ मीडिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अब बात हो रही है। चलिए, आपने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं जनता से, वो साकार हो, वो सही साबित हो, ये उम्मीद मैं ज़रूर लगाऊं ताकि गुजरात की जनता का कुछ फ़ायदा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहना है, विधानसभा चुनाव तक इसी तरीके की चर्चा आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि आखिरकार जो किंग मेकर हैं वो आप है। सरकार कोई नेता नहीं बनाता है, सरकार जनता बनाती है, और सरकार बनाने का जिम्मा जब आपके हाथ में है तो ये जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम उस हर नेता को आप तक पहुंचाएं ताकि आप सही निर्णय लें। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसे चुनना है वो तो आप तय करेंगे, लेकिन हर एक को ध्यान से सुनना जरूर है, और उसके लिए VNM को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए। यहाँ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि, हर हलचल आप तक पहुंचती रहेगी। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं, शेयर जरूर करें। OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, सभी पर VNM टीवी को आप देखते रहते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।